6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है। खासकर जब आप बाबा साहब की बात करते हैं तो उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज से जोड़े बिना नहीं रह सकते। मैं इस समय जेएनयू में हूँ और मेरे साथ बापसा, बिरसा फुले अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र नेता हैं वो हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी, जो संवैधानिक अधिकार दिए थे, उस पर भारत कितना खरा उतरा है और एक स्टूडेंट के तौर पर, एक एक्टिविस्ट के तौर पर ये लोग पूरे इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए, जो उनकी परिकल्पना थी एक मजबूत भारत के लिए, ह्यूमनिटी के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं और उस पर भारत कितना आगे चल पाया है जो उन्होंने रास्ता दिया था। जो बाबा साहब का जो संविधान है इस देश में जो लिख के दिए है, वो संविधान के हिसाब में भारतवर्ष में अभी हम देखते हैं दिसंबर 6 को उनका डेथ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं। कैंपस के अंदर मनाते हैं, कैंपस के बाहर ही मनाते हैं। उसी दिसंबर 6 के दिन बाबरी डिमोलिशन का भी इवेंट इसी देश में होता है। तो अगर संविधान की बात करें, बाबा साहब की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर जब हम बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि इस तरह कोई चीज़ जो एंटी माइनॉरिटी या कोई माइनॉरिटी है जो रीजनल या आपका रिलीजन बेसिस पे जो माइनॉरिटी है उनको दबा के रखो। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे कि ये देश आज से सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन ये सब देश बनने वाला है, जिसमें कि हर इंडिविजुअल को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी ये सब इंश्योर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ब्राह्मणिकल जो फोर्सेस है, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो ब्रिटिश के बाद ये लोग जो पावर में आए, एकदम पावर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद ब्राह्मणवाद को इसी देश में ये लोग मेंटेन करने के लिए हर टाइम कोशिश किए हैं। और बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जिसमें वो सब दबे कुछ लोगों को समानता अधिकार देने की जो बात लिखा गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो भी आजकल हमको मिल रहा है वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन से अभी हमको मिल रहा है। आपका रिजर्वेशन हो या आपका SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो, ये सब बाबा साहब का बहुत ही थोड़ा बहुत जो संविधान में लिखा हुआ है उसका कम इम्प्लीमेंटेशन के बाद मिलता है। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ें जो है, जो लगभग 80-90% कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी हम इसी टाइम पे चाहते हैं कि जितने भी SC/ST OBC माइनॉरिटीज़, इनका जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनका प्रोटेक्शन के लिए लॉ लॉ आना चाहिए। और आज का स्थिति में, आज का डेट में हम यही सवाल कॉमन स्टूडेंट के अंदर भी बताना चाहते हैं कि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी वक्त पे, टाइम पे हम वायलेट होने नहीं देंगे। और इसके लिए ही हमारा जो संगठन है कि बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन यही बात रखता है कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए। बाबा साहब जो चीज़ लिखे हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए इसी देश में। मैम, जिस तरह से वो पहले देश के कानून मंत्री बनते हैं, हिंदू कोड बिल लागू करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, क्या लगता है सावित्रीबाई फुले के बाद बाबा साहब, उसके बाद एक लंबा गैप है, क्या लगता है आप एक महिला के तौर पर भी क्या देखते हैं कि इस देश में उनकी स्थिति बहुत बदली है? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि किसी देश की तरक्की इस बात से नापी जानी चाहिए कि वहाँ महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर है। वैसे देखें तो तरक्की उतना कितना हुआ है, वही जैसे चिन्मय ने अभी पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इसलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। और ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बहुत चेंजेस हुए हैं क्योंकि हमारे पास वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे। लेकिन वही अभी भी बहुत करने का ज़रूरत है। अभी भी दुनिया में जितने सारी पिछड़ी जो जातियाँ हैं, चाहे वो दलित मुस्लिम्स हो या महिलाएँ हों, तो उन लोग के लिए अभी वो आपने जैसे बोला सावित्रीबाई फुले, फिर अम्बेडकर हुए, उनके बाद एक गैप है और अभी हमारे पास लीडर्स की कमी है। तो बहुत काम करने का ज़रूरत है, बहुत कॉन्शियसनेस ग्राउंड लेवल पे लाने का ज़रूरत है। और जो है कि जैसे हम लोग का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग का भी यही इंटेंशन है एक यूनिवर्सिटी में काम करने का कि वो हर बच्चे तक और हर इंडिविजुअल और हर पिछड़ी जाति तक पहुँचे और जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड है वो सबको इम्प्लीमेंटेशन में और वो हो, और हम लोग और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिक्स में और अपने इस आइडियोलॉजी, अम्बेडकर जो आइडियोलॉजी है जो हमें राइट्स और जस्टिस की ओर ले जाता है, उस पर हम लोग और अच्छे से काम कर सकें। तो एक जैसे ही आप जो शोषण की बेरियां हैं उसको तभी समझ पाएंगे जब आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। बाबा साहब ने खुद कहा है कि मैंने पूरी दुनिया को यूरोप की खिड़की से देखा। अगर मैं यूरोप नहीं आता
तो मैं भारत में भी शोषण की खेल को नहीं समझ पाता। मेरे साथ कुछ ऐसे भी बापसा के छात्र हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं। आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब ने जो रोड मैप तैयार किया, जो संवैधानिक अधिकार दिलाएं, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या उसको उसमें किस तरह की इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग थे उन्होंने किस तरह की कोताही बरती है? या मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसका अगर 20% इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि 20% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि अगर 20% इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता तो आजकल के डेट में देखा जाए जितने भी हमारी ये कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, आईसर हैं, और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सीएसआईआर लैब्स हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक कोर्ट्स हुए या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, वहाँ पर हमारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट्स बहुत ही कम हैं। देखा जाए तो मुझे लगता है कि नॉट मोर देन 20%। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ होता, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स दिए गए हैं उसका अगर 50% भी इम्प्लीमेंट हुआ होता तो आज की जो डेट में कंडीशन है, जो राइट्स हैं, अगर अर्बन बैकग्राउंड को छोड़ दिया जाए, रूरल बैकग्राउंड में देखा जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ये विलेज देश गांव में बसता है। गांव में अगर हम जाकर देखते हैं तो गांव में एजुकेशन का लेवल बहुत ही डाउन है। इवन गांव के लोगों को से पूछा जाए कि हाउ आर यू, तो वो समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ आर यू। तो एक बहुत बड़ा अंतर तो है, शहर में और गांव में जो अंतर है वो है, लेकिन शिक्षा को लेकर जो संवैधानिक अधिकार थे, जब आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आज भी जो भागीदारी है, जो जाति आधारित भागीदारी है, जो वर्ग आधारित भागीदारी है, उसमें बहुत कमी है। और उसको बाबा साहब ने तब महसूस किया था जब स्थिति और विकराल थी और भयानक थी। तो सोचिए, एक आदमी जो 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले किस तरह की परिकल्पनाओं में डूबता है, उतरता है, किस तरह से वो सामाजिक संरचना को समझते हैं, देखते हैं, और वो ऐसी व्यवस्था करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था करते हैं ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। और मजबूत राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरी है कि उसमें हर जाति, धर्म और मजहब और लैंगिक भेदभाव जो है, महिलाओं को लेकर जो भेदभाव है, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब की परिकल्पना थी उस पर ये देश कितना खरा उतरा है? जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल लोग रहे हैं, जो सत्ता में लोग रहे हैं, उन्होंने उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, मैं जहाँ तक देखता हूँ मतलब जो है इंडियन स्टेट या इंडियन सोसाइटी को, तो मुझे लगता है यहाँ दो अथॉरिटी काम करती है। एक अथॉरिटी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो वैलिड कॉन्स्टिट्यूशंस है, और दूसरा जो अथॉरिटी है वो मनुइज्म, जो मतलब सोसाइटी में डीप रूटेड है। कि भले ही हमें एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया है जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और एक ह्यूमैनिटेरियन आइडिया है, लेकिन उस ह्यूमैनिटेरियन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो उसी समाज से आते हैं, उसी अपर कास्ट स्टेटस से आते हैं, जो एक कास्ट बेस्ड हायरार्की को बनाए रखना चाहते हैं, और जो ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जो एक लोअर स्टेटस से लोग आए और उनका जो पावर है उस चीज़ को वो शेयर करें। उसी को चलते हुए अगर जो कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन की ही बात करें तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, और वो अभी तक इवन बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोग भी जानते भी नहीं हैं कि वो प्लान्स क्या हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान हुआ, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान्स हुआ, ये स्पेशली मतलब जो है एससी एसटी या ओबीसी माइनॉरिटी, इन एससी एसटी के लिए अलग से एक एजुकेशनल फ़ंड है, लेकिन उस फंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है हायर एजुकेशन में या फिर हर जगह, वो किसी को पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और प्रोविजंस भी हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें मतलब इस तरीके के प्रोविजंस हैं जो मतलब जो बाबा साहब के सपने हैं या उनका जो आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी है उसको कहीं तक बनाया जा सकता है, इस सोसाइटी को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो ये चाहते ही नहीं हैं कि मतलब जो है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी हो। इससे होगा क्या कि उनका खुद का पावर वो शेयरिंग होगी।
तो जो शोषण का जो तरीका है वो बहुत महंगी होता गया है। बाबा साहब के समय में जो शोषण का तरीका था वो अलग था। लेकिन आप सोचिए वो कितने बड़े विज़नरी आदमी थे, उनकी जो परिकल्पना थी वो कितनी आगे तक जाती थी कि उनको पता था कि जो संवैधानिक प्रावधान वो करके जा रहे हैं, हो सकता है वो कल उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। और इस हद से आप देखें तो बाबा साहब को लेकर जिस तरह से एक मोटी परत जमा दी गई थी, बीच जब उनका परिनिर्वाण होता है और उसके बाद एक लंबा समय होता है जब उनको पूरी तरह से गायब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये वो तमाम छात्र हैं जो उनकी परिकल्पना की वजह से, उनके संवैधानिक अधिकार की वजह से जो उन्होंने प्रावधान किया, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी पहुंच रहे, कॉलेज पहुंच रहे, और वही जो धूल की मोटी परत जमी थी, उस धूल की मोटी परत को वो साफ करने में लगे हैं। और इसी वजह से बापसा जैसे संगठन बनता है जो जेएनयू में चुनाव लड़ता है और अच्छा परफॉर्म करता है। गुजरात यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनता है, माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन बनता है और लोग चुनाव जीते हैं। तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो भी बदलाव आप देश में महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके जो रचयिता थे, उसके जो प्रणेता थे, कहीं ना कहीं उसके जो शिल्पकार थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। और 61वां परिनिर्वाण दिवस है, तो उस लिहाज से बड़ा अहम हो जाता है ये जानना कि ये देश जो है वो किस तरह से सोच रहा है। आपको क्या लग रहा है कि उनके जो प्रावधान थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं, खासकर जो छात्रों के बीच बात हो, तो और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान ड्राफ्ट बना तो बाबा साहब ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था कि दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग गलत हो तो अंततः वो गलत ही साबित होता है। और दुनिया का कोई भी संविधान कितना अच्छा भी गलत क्यों ना हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग सही हो तो अंततः वो सही साबित होता है। उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो संविधानिक अधिकार चाहे ओबीसी का हो, एससी एसटी और माइनॉरिटी का हो, बाबा साहब 1956 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु के बाद से जो सबसे बड़ा लॉस इस देश में होता है वो बैकवर्ड क्लास का होता है, क्योंकि एससी एसटी माइनॉरिटी ये सब के राइट्स जो थे संविधान में उस समय मिल गए, लेकिन जो ओबीसी था सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको आर्टिकल 340 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि एक कमेटी अपॉइंट करेंगे, कमीशन डिसाइड करेगी कौन कौन कास्ट जो है अदर ओबीसी में आएंगे। ये बहुत से ओबीसी को ये पता ही नहीं होगा कि बाबा साहब इंडिया के प्रथम व्यक्ति थे जो उनके राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़े थे। ये बहुत से ओबीसी को नहीं पता है। और ओबीसी को भी नहीं पता हुआ कि बाबा साहब संविधान में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो क्लास टर्म है ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने कहा था कि जो क्लास है वो नथिंग इज बट सर्टेन ग्रुप ऑफ द कास्ट। उन्होंने कहा था कि जो क्लास है वो जातियों का समूह है। और उन्होंने उस समय ओबीसी की लड़ाई लड़ी थी, जो आज तक एक बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब की इस कंट्रीब्यूशन को नहीं समझता। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी तक आते हैं, पढ़ते हैं, वो गांव तक जाके लोगों को बताने का एक प्रयास करते हैं कि बाबा साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और दुर्भाग्य रहा है हमारे एकेडमिक का कि बाबा साहब की मृत्यु होती है 1956 में, और जो उनकी जो राइटिंग्स है वो पब्लिश होता है 1987 में। कितना बड़ा एक गैप जो बना हुआ था। तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं जो इस देश में, वो इससे सिद्ध होता है कि जो बाबा साहब का संविधान सबके लिए जो उन्होंने लिखा और उन्होंने मेहनत किया, तो बाबा साहब भी कहते हैं कि मेरी कर्मा को अगर आगे न बढ़ सके तो उसको वहीं पे स्टॉप रोक देना, कम से कम उसको पीछे ले जाने की कोशिश नहीं करना। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि दिन पे दिन उनका कर्मा आगे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो मनुवादियों को जो सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है कि ओबीसी है, मैं भी खुद उससे आता हूँ, लेकिन मैं अधिक से अधिक ओबीसी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन उसको उस समझे। बाबा साहब की वजह से ही बैकवर्ड क्लास को आज भी जो कुछ भी रिजर्वेशन मिल रहा है, चाहे हायर एजुकेशन में उनको 2008 से मिलना शुरू हुआ, जबकि गवर्नमेंट जॉब में 1993 से, ये बाबा साहब की वजह से जो उन्होंने। और मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू होती है 1990 में, जब बीपी सिंह अलाउ करते हैं कि हम कमीशन को लागू करेंगे, तो 1992 में 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबा साहब का 6 दिसंबर को वहाँ परिनिर्वाण है, और उसी दिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया जाता है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण है कि मनुवाद जो ताकतें हैं, ओबीसी एक तरफ से अब सामाजिक न्याय से जहाँ जुड़ने जा रहा था, उसको धर्म के नाम पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके हिंदू और वर्सेज मुस्लिम किया गया। तो एक ये बहुत बड़ा क्षति संविधान के साथ साथ ये देश को बांटने का, इस देश के सामाजिक न्याय पे एक बहुत बड़ा मतलब प्रहार किया गया। लेकिन हम जैसे छात्रों की नैतिक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब को पहले पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब को समझने की हमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, और हम उनको पढ़ें और समझें और एक दूसरे को बताने का प्रयास भी करें। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर से आया हूँ, कल मेरा प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाबा साहब के ऊपर बोलना है, तो मैं बाबा साहब को ऊपर बोलने वाला हूँ ओबीसी को लेकर, उनके जो कंट्रीब्यूशन है जो आज तक वो समाज नहीं समझ पा रहा है। तो एक नए तरह का उभार है, और जिस तरह से उनके परिनिर्वाण के बाद उनको भुलाने साजिशन उनको कोशिश की है कि उन परत की मिट्टी डाल दी जाए, वो भी तेज़ी से लोग हटा रहे हैं। और ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे
कॉलेज में जाएंगे तो छात्र जो हैं वो तमाम छात्र जो प्रोग्रेसिव हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, वो लगातार उनको पढ़ रहे हैं और उससे उनको महसूस होता है कि अगर आप एक मजबूत देश, एक बेहतर समाज, एक गैर बराबरी वाला समाज चाहते हैं, बिना लैंगिक भेदभाव का समाज चाहते हैं, तो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा उस पर चलना होगा। और यही बाबा साहब की जो बाबा साहब का जो संघर्ष था उसकी सफलता है कि वो भले न रहें, 61 साल पहले उनका परिनिर्वाण हो गया हो, लेकिन उनका जो विचार है वो अब फूट रहा है, वो बढ़ रहा है और उसको तमाम दुनिया भर में, देश भर में जो नए छात्र हैं, जो युवा छात्र हैं, उसे अपना रहे हैं। और जिस तरह से भारत एक जातियों में बटा देश था, वो उसको वर्ग में उन्होंने बनाया और उन्होंने कोशिश की कि वो जो तमाम वर्ग हैं वो एक बराबर पैरेलल आके खड़े हों, जिसमें महिलाएं भी उसी सीढ़ी पर खड़े हों जहां मर्द खड़े हों, पुरुष खड़े हों। तभी एक देश के रूप में आप मजबूत होंगे, एक समाज के रूप में आप बेहतर कहलाएंगे। और जो तमाम छात्र हैं वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इससे साबित होता है कि बाबा साहब ने जो 50 साल से भी ज़्यादा समय पहले जो सपना देखा था, जो उनकी परिकल्पना थी, उसकी भी आज बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।